Hey dear student, welcome to our new session and new chapter alternating current. अबाउट 2 लेक्चर अपने इस चैप्टर के हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है फेजर डायग्राम के ऊपर, और साथ में अपन एक एसी सप्लाई एसी वोल्टेज के साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि जो एसी सोर्स है वो उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है। कंप्लीट डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिकॉल द प्रीवियस फैक्ट्स, नोट प्रीवियस लेक्चर प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी पड़े हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस फैक्ट्स 11th क्लास के अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर था और उसके अंदर एक टॉपिक आता था क्वाड्रेंट, और सर ने आपको ये बोला था कि बेटा पढ़ लो इसको, आगे बहुत काम आने वाला है। तो क्वाड्रेंट फेजर डायग्राम का बेस है, यूँ समझो। ठीक है, तो फेजर डायग्राम करवाने से पहले एक बार क्वाड्रेंट को डिटेल से पढ़ लेते हैं ताकि अपना जो फेजर आरेख है वो डिटेल से हो सके। ठीक है, सुनो, सर ने ये बोला था कि 2 लाइनें खींचो और दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल हो। ठीक है, इसको बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला था सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला था थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है। यहाँ पर आपने एंगल शो किए थे, ये 0, उसके बाद में 90, उसके बाद में 180, 270, 360 और ये 9 का पढ़ा पढ़ते चलो। सही है, ठीक है। और ये बोला था कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं साइन थीटा कोस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक, ये जो सारे के सारे एंगल हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहने वाले हैं, सारे के सारे पॉजिटिव रहने वाले हैं, यानी कि इन सब की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव, और अदर्स नेगेटिव। ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव। इसके अंदर टेन थीटा और कोट थीटा क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव, और अदर्स नेगेटिव। और लास्ट इसके अंदर कोस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव, और अदर क्या होते हैं, अदर्स का मीन्स बाकी जो 4 बच गए, यहाँ पे साइन थीटा कोसेक थीटा 2 है, बाकी कौन कौन से बच गए, कोस, टेन, कोट और सेक। ठीक है, अदर्स के अंदर आते हैं ये, और अदर्स क्या रहने वाले हैं आपके, नेगेटिव रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 लाइन बताई होगी सर ने, ऐसे बोला कि एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल ये वाली, वर्टिकल ये वाली। और सर ने ये बोला था कि अगर मान लो आपकी जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, एग्जाम्पल में करेंगे तब डिटेल से पता चलेगा। अगर आपकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आ जाती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर लाइन वर्टिकल के ऊपर आ जाए, अगर हॉरिजॉन्टल के ऊपर आ जाती है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर वर्टिकल के ऊपर आपकी वैल्यू आती है तो वो हो जाती है चेंज। कैसे, सुनो, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, और वैल्यू चेंज नहीं होगी, नोट चेंज। ठीक है, नोट चेंज का मतलब जो साइन थीटा है साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, कोस थीटा ही रहेगा, सेक सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा, टेन और कोट कोट। मतलब कि ये जो है ना एक्चुअल में वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और जो ये वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इसके ऊपर वैल्यू हो जाएगी चेंज। और चेंज भी कैसे, जो एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे साइन चेंज हो जाएगा कोस में, टेन चेंज हो जाएगा कोट में, और सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में। मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगी। और इसमें भी कैसे, साइन थीटा चेंज हो जाएगा कोस थीटा में, और ये उल्टा भी हो जाएगा, साइन कोस में हो जाएगा, कोस साइन में हो जाएगा, टेन थीटा कोट थीटा में, और सेक थीटा कोसेक थीटा में। ठीक है,
उल्टा भी हो जाएगा जस्ट, ये पूरी लाइन अगर इस पे भी आती है तो भी वैल्यू चेंज, और इस पे वैल्यू चेंज नहीं, नोट चेंज। ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, ये तो हो गया सारा बताना। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लिया करो, बीपी लो हो जाती है टेंशन लेने से। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, ये डिटेल से पता चल जाएगा कि सर ने लिखा क्या है। रिपीट कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन वैल्यू नोट चेंज, वैल्यू नोट चेंज मतलब कि साइन साइन का रहेगा, कोस कोस का, सेक सेक का, कोसेक कोसेक का, टेन टेन का, कोट कोट का। ठीक है, सेम है इसके ऊपर भी, इस पर भी चेंज नहीं होगी। ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के ऊपर वैल्यू चेंज हो जाएगी, साइन थीटा कोस थीटा में, टेन कोट में, सेक कोसेक में। अगर उल्टा होता है, जैसे कोस दे रखा है तो कोस साइन में हो जाएगा, कोट टेन में हो जाएगा और कोसेक सेक के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर अपन वैल्यू निकालेंगे कैसे वो समझते हैं। मान लो कि जैसे आपको कोई वैल्यू दे रखी है, कोई भी एक्स वाई जेड, नॉर्मल सी बात है, अपन 10 तक पढ़ चुके हैं कि जो साइन, जो ट्रिग्नोमेट्री वो टेबल होती है उसके अंदर अपने को 90 तक वैल्यू अप्रोक्सीमेट याद रहती है। जैसे मान लो कि आपसे पूछे कि 45 की वैल्यू कितनी होती है, अपने को पता है कि 1 होता है। पूछ लिया कि कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है, अपन ये जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि ज़्यादा वैल्यू दे दी, ऐसे पूछ लिया कि साइन 300 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो वैल्यू अपन क्वाड्रेंट की हेल्प से निकालते हैं, वो वैल्यू अपन क्वाड्रेंट की हेल्प से निकालते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि आपसे पूछ लिया कि साइन 300 की वैल्यू कितनी होती है, 300 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये कहाँ पर सेट बैठ रहा है। सेट बैठने का मतलब जैसे 300 है तो इस 300 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 270 + 30। इस साइन को अपन ऐसे लिख सकते हैं 270 + 30। तो ये कौन सी लाइन हो गई, वर्टिकल लाइन हो गई। रिपीट अगेन, जैसे मैं इसको क्या लिख दूंगा, साइन 300 को लिख दिया मैंने साइन 270 + 30 डिग्री, सही है। और अपन ये जानते हैं कि 270 है, ये रहा 270 वाली लाइन वर्टिकल, और वर्टिकल लाइन के ऊपर वैल्यू चेंज हो जाती है। और वैल्यू चेंज होगी कैसे, साइन थीटा है तो किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में। ठीक है, तो 270 प्लस है, ये तो हो गई लाइन, और ये 270 है, इसका मतलब वैल्यू चेंज। तो 270 को तो छोड़ दो, बचा खुचा ये थीटा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। ये लो कोस, ठीक है, ये आ जाएगा 30, ये लो कोस 30। ये तो आ गई वैल्यू, चेंजेबल है या नहीं है। अपने को पता है कि वर्टिकल लाइन है मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि ये वैल्यू आएगी किस चीज़ की, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो अपन ने किया 270 प्लस किया, क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखो कि साइन जो है ये देखना है, साइन वाला जो साइन है, जो स्टार्टिंग वाला होता है वो चेक करना होता है कि वो पोज है या नहीं है उस क्वाड्रेंट के अंदर। तो 270 प्लस किया, क्वाड्रेंट आया आपका फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव और अदर्स क्या है, नेगेटिव है। तो अपने को पता है कि साइन थीटा इसमें नहीं है, साइन थीटा अदर्स में, और वो है नेगेटिव। तो साइन थीटा नेगेटिव है, मतलब कि ये वैल्यू किसकी आएगी, नेगेटिव की आएगी। और कोस 30 की वैल्यू होती कितनी है, माइनस का ये आ गया, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये लो, बोलो एग्री करते हो क्या। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपने बोला कि 300 को लिखा 270 + 30, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 360 - 60, मतलब ये जो साइन 300 है इसको मैं 360 ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन 360 ये माइनस, एक मिनट 360 माइनस लिख सकता हूँ इसको, सही है। ठीक है, 360 माइनस है तो 360 - 60, और अपन ये जानते हैं कि जो 360 वाली लाइन है, क्या दिक्कत है आज, जो 360 वाली लाइन है, 360 वाली लाइन हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर
वैल्यूज आर नोट चेंज। तो नोट चेंज का मतलब ये 360 है, इसने क्या बना दिया, वापस साइन बना दिया और ये थीटा साइन 60। और अब अगर ध्यान से देखो तो 360 माइनस हो रहा है, ये पड़ा 360 वाली लाइन, यहाँ पे है 360 माइनस हुआ क्वाड्रेंट फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखो साइन किसका है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन किसका है, कोस और सेक है पॉजिटिव, अदर्स क्या है नेगेटिव, तो ये साइन नेगेटिव हो गया। और साइन 60 कितना होता है, √3/2। इस प्रकार अपन क्या करते हैं, इस क्वाड्रेंट की हेल्प से किसी भी मैक्सिमम वैल्यू का जो मान होता है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से अपन थीटा, जैसे मान लो कि आपसे ये पूछ ले कि कोस 90 प्लस थीटा कितना होता है, 90 प्लस थीटा। रिपीट कर देता हूँ, सुनो। मान लो कि जैसे किसी ने पूछ लिया कि कोस 90 प्लस थीटा, फॉर्मूले भी बना सकते हैं इससे, 90 प्लस थीटा, तो 90 वाली लाइन कौन सी, वर्टिकल, सही है, ये है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के ऊपर वैल्यू चेंज, कोस है तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये बन गया साइन थीटा। लेकिन बात आती है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो साइन 90 प्लस किया, ये तो 90 वाली लाइन है, प्लस किया मतलब कि क्वाड्रेंट फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर देखो तो कोस किसका है, नेगेटिव का है, क्योंकि इसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, अदर्स में नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। और इसी की हेल्प से अपन क्या करने वाले हैं, फेजर डायग्राम को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये है आपका क्वाड्रेंट, जो सर ने बोला था बहुत काम आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन फेजर आरेख क्या होता है। इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कर दें रेस। अब बात आती है फेजर डायग्राम की। सबसे पहले तो फेजर होता क्या है डायग्राम, सुनो स्टूडेंट, देखो अपन दो क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी और सेकेंडरी है आपकी स्केलर। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो सदिश राशि होती है, वो डायरेक्शन और वैल्यू दोनों शो करती है, सही है। और जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो केवल और केवल क्या शो करती है, वैल्यू शो करती है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब बात आती है कि जो डायरेक्शन भी रखती है और साथ में वैल्यू भी रखती है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है। कौन सी क्वांटिटीज़ है, करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन भी रखती है और साथ में वैल्यू भी रखती है। मान लो कि किसी तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो आप बोलते हो कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ केवीएल की हेल्प से अपन उसकी डायरेक्शन भी शो करते हैं। करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। मतलब कि करंट की डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। अब वेक्टर्स के रूल्स कौन से हैं? ट्रायंगल रूल, याद आ रहा होगा 11th क्लास में अपन ने किया था। मतलब वो वेक्टर्स रूल्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को तो अपन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटीज़ डायरेक्शन भी रखती है और वैल्यू भी रखती है, उनको आप फेजर की हेल्प से क्या करते हो, दर्शाते हो। फेजर की हेल्प से क्या करते हो, शो करते हो। तो फेजर आरेख क्या है? जो क्वांटिटीज़ अदिश राशि हैं, अदिश राशियों को आप फेजर डायग्राम की हेल्प से क्या करते हो, शो करते हो। ठीक है, सुनो, मतलब कि अदिश राशियों को शो करने का जो तरीका होता है उसको ही क्या कहते हो आप, फेजर कहते हो। ठीक है, अदिश राशियों को शो करने का तरीका ही फेजर है। अब होता क्या है ये फेजर आरेख? देखो, मान लो कि मैं ये कहूँ कि कोई सर्किट है, उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, या ऐसे समझो कि कोई पावर सप्लाई कनेक्ट की गई है। तो पावर सप्लाई कनेक्ट की गई है तो वो पावर सप्लाई क्या करेगी, एक करंट को इंड्यूस करती है। अब वोल्टेज को भी, तो जैसे मैंने बोला कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स, याद करो पीछे का जस्ट लेक्चर अपन ने किया था, उस लेक्चर के अंदर
IRMS वैल्यू निकाली थी और एवरेज वैल्यू निकाली थी। वहाँ पर IRMS की वैल्यू जो आ रही थी वही सेम वोल्टेज की वैल्यू थी, और IRMS की वैल्यू निकाली थी वही सेम VRMS की वैल्यू थी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू थी। ठीक है, मतलब वोल्टेज और करंट सेम है। जैसे करंट चलता है वैसे क्या चलता है, वोल्टेज चलती है। सही है, मतलब करंट भी ऐसे चलता है और वोल्टेज भी ऐसे चलता है। कौन सा, AC अल्टरनेटिंग करंट। DC कांस्टेंट वैल्यू के साथ में, मतलब कि अपनी फ्रीक्वेंसी को ज़ीरो करते हुए सीधी स्ट्रेट चलती है, और AC फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करती है, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे या आवर्ती रूप से चलती है। सही है। अब ये दोनों ही राशियाँ जो है ये अदिश राशि हैं, और इनको अपन दर्शाते हैं फेजर की हेल्प से। कैसे, सुनो। मान लो अपने पास में x एक्सिस और y एक्सिस दोनों हैं। समझने के लिए माना, लेट, ठीक है, एज्यूम किया। x एक्स हो गया ये वाला, ये हो गया y एक्स। सही है। यूँ समझो कि जो वोल्टेज सप्लाई आपने कनेक्ट की है वो है V इजिकल टू V नोट साइन ओमेगा टी। सही है, V इजिकल टू V नोट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू है। और I की वैल्यू है, मान लो I नोट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर ओमेगा टी क्या है, एंगल है। ओमेगा हो गया कोणीय वेग या कोणीय आवर्ती, टी हो गया एक टाइम ऑफ मोमेंट के ऊपर करंट या वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज ये रही, करंट ये रही। आपको इसको क्या करना है, फेजर डायग्राम की हेल्प से इसको शो करना है। मान लो कैसे करेंगे, सुनो। देखो, वोल्टेज जोड़ी और वोल्टेज चल रही है, मान लो किसी हिसाब से चल रही है। यूँ समझो कि ये वोल्टेज की लाइन है, ये इसके अकॉर्डिंग एक्स एक्स के अकॉर्डिंग ऐसे चल रही है, और ये जो एंगल है ना, ये एंगल ओमेगा टी एक्स एक्स के साथ बना है। जो एंगल है ओमेगा टी, ये एक्स एक्स के साथ बना है। सिर्फ समझने को माना है, ये सारी चीज़ एज्यूम की हुई है, ठीक है, मानी गई है। तो एक्स एक्स के साथ बनाया गया जो एंगल होता है वो है ओमेगा टी। और याद रखना, ओमेगा टी जो एंगल है वो मेन वोल्टेज के साथ ही बनाती है। मेन वोल्टेज क्या है, V इजिकल टू V नोट साइन ओमेगा टी, और ये है आपका V वोल्टेज। सही है। और अगर करंट को शो करना है आपको, अगर करंट आगे है, देखो ओमेगा टी और ओमेगा टी दोनों सेम कला में हैं। अगर ये आगे पीछे रहती, ये अपन अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करने वाले हैं कि जैसे मान लो कि आपने पावर सप्लाई कनेक्ट की, और पावर सप्लाई कनेक्ट करोगे तो उस पावर सप्लाई से करंट फ्लो होगा। सही है। जब तक सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं जोड़ा गया है, तो जैसी वोल्टेज वैसा करंट, मतलब कि वोल्टेज भी ऐसे चलेगी और करंट भी ऐसे चलेगा। सही है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, सर्किट के अंदर कुछ ऐसा लोड रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वजह से इस वोल्टेज ने जो करंट बनाया, वो करंट चलता चलता रास्ते में कुछ आ जाता है, उसकी वजह से कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करता है। सही है। तो वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, या यूँ समझो कि रास्ते में रेजिस्टेंस आ गया, और रेजिस्टेंस क्या होता है, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। तो धारा कुछ रुक नहीं जाएगी क्या, मतलब चल रहा था, रुकावट आ गई, धारा क्या हो गई, रुक गई। मतलब वोल्टेज तो अपनी चाल से चल रहा है। ये देखो ऊपर वाला डायग्राम समझो। देखो, मान लो कि आपने किसी सर्किट के अंदर V वोल्टेज अप्लाई किया, तो ये लो करंट वोल्टेज कुछ इस टाइप से चल रहा है, प्रत्यावर्ती बोलता है, चल रहा है। ठीक है, ये है V। लेकिन मैं ये कहूँ कि यहाँ पर आपने कुछ रेजिस्टेंस जोड़ दिया, मान लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया R, और ये वोल्टेज आपने कनेक्ट की, तो इस वोल्टेज की हेल्प से कुछ करंट कुछ इस टाइप से चल रहा है, और जैसे ये यहाँ आता है तो यहाँ पर जुड़ा है आपका रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से, वो रेजिस्टेंस होता क्या है, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, जो करंट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब कि जैसे वोल्टेज चल रही थी वैसे नहीं चलेगा। अब ये यहाँ तक तो ठीक है, वैसे चलेगा, लेकिन अब क्या करेगा, ये थोड़ा सा पीछे चलने लगेगा। मतलब कि अपनी कला को क्या कर देगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा। सही है। मतलब कि करंट पीछे रह गया, वोल्टेज आगे निकल गई। सही है। तो वोल्टेज आगे निकल गई, मतलब कि दोनों के कला में क्या आ गया, अंतर आ गया, जिसको आप क्या बोलते हो, कलांतर बोलते हो। ये पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि कलांतर क्या होता है। ठीक है। तो वोल्टेज V इजिकल टू V नोट साइन ओमेगा टी, ये लो। कुछ मान लो कि आ गया ऐसा, वायर भी
आपने ली है तो उस वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, मतलब कि करंट कम होगा। एक आइडियल वायर के लिए आप बोल सकते हो कि जैसी वोल्टेज वैसा करंट, जैसी वोल्टेज वैसा करंट, आइडियल वायर के लिए बोल सकते हैं। लेकिन कुछ वैल्यू को वो क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये लो वोल्टेज चल रही थी V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और अगर माने कि I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी ही करंट आया, सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी आया, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये थोड़ी पीछे चलेगी, सही है, क्योंकि वोल्टेज तो चल रही है ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस या कुछ ऐसा आ गया रास्ते में जिसकी वजह से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये लो I है, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, सही है। ये हो गया फेजर डायग्राम। इसको अपन इस टाइप से शो कर सकते हैं क्योंकि हर तरफ ये सेम शो होगा और यहाँ पे भी ये वोल्टेज है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं फेजर आरेख। और समझो इसको, सुनो। मान लो कि जैसे अपने पास में कुछ वोल्टेज पड़ी है, ये लो वोल्टेज है V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज आपने कनेक्ट की और जो करंट की वैल्यू है वो करंट की वैल्यू आई आपकी I इक्वल टू आई नोट साइन, उसने अपना फेज चेंज किया और मान लो ओमेगा टी प्लस का फाई आ गया, मतलब कि फाई कला एंगल क्या आ गई, थोड़ी सी आगे आ गया करंट। तो इसको कैसे शो करेंगे, ये लो एक्स एक्स वाई एक्स, वोल्टेज V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ये लो V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और मेन वोल्टेज है जो कनेक्ट की है उसने एक्स एक्स के साथ एंगल बनाया ओमेगा टी, सही है, ठीक है। करंट आया आपका I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब ओमेगा टी यहाँ तक तो ठीक है, मतलब जो करंट है वो थोड़ा आगे है, तो करंट आगे है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये थोड़ा पीछे रहेगा क्योंकि वैल्यू कम हो जाएगी उसकी, ये थोड़ा पीछे रहेगा और ये मान लो कि फाई है, सही है। तो इसके लिए फिर आप क्या बनाओगे, फेजर डायग्राम बनेगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा, सही है। और इसको अगर मानो तो ये आई नोट मैक्सिमम वैल्यू है और ये वी नोट मैक्सिमम वैल्यू है, ओमेगा टी प्लस फाइव आगे आ जाएगा। अगर माइनस की बात करो, जैसे V इक्वल टू आपने बोला वी नोट साइन ओमेगा टी कनेक्ट किया और आपका करंट आ गया I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, सही है, माइनस आ गया। तो अब की बार जो फेजर बनेगा वो कुछ किस टाइप से बनेगा, ये लो एक्स एक्स वाई एक्स, ये लो मेन वोल्टेज V ओमेगा टी, सही है, यहाँ से ओमेगा टी माइनस फाइव, माइनस है मतलब कि पीछे कितना माइनस, तो ये लो ये यहाँ पे मान लो कि फाइव है, तो ये I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, सही है, माइनस पीछे है, ये माइनस ये प्लस आगे है और ये सेम है, ठीक है, सेम कला में है वोल्टेज और करंट। ये करंट वोल्टेज से फाइव कला कोण आगे है, यहाँ पे करंट वोल्टेज से फाइव कला कोण पीछे है। ये तो बात आती है फेजर डायग्राम की। अगर बात करें इसके आरेख की, मतलब कि टाइम के साथ में ये दोनों आरेख किस टाइप से बनाते हैं उसकी, तो वो क्या होगा सुनना। क्या सर आज तो बोर कर रहे हो, है ना, बोरिंग नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है। जब इसके एग्जाम्पल करेंगे अपन, मतलब कि रेजिस्टेंस जोड़ा उस टाइप से जो करंट आएगा वो कुछ अलग व्यवहार दर्शाएगा। सुनो, जैसे मान लो कि मैं ये कहूँ कि V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, आपने क्या किया, करंट ये वोल्टेज पावर सप्लाई कनेक्ट की, तो कनेक्ट करोगे तो मान लो कि करंट आया आपका I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, जहाँ V नोट क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, I नोट क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो इसका अगर टाइम के साथ आप ग्राफ बनाते हो, वोल्टेज भी है करंट भी है, ठीक है, एक ही जगह लूँगा दोनों को, वोल्टेज कनेक्ट की
ओमेगा टी प्लस 0 मतलब कि कहाँ से चलेगा, मान लो कि ये ऐसे चल रहा है, साइन का ग्राफ कुछ इस टाइप से चलता है, सही है, ठीक है। ये है आपका वी नोट मैक्सिमम वैल्यू वी नोट, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे T/4, T/2, 3T/4 और ये T, सही है। अगर I = I नोट साइन ओमेगा टी है और अपन ये जानते हैं कि ये कुछ वैल्यू को जरूर कम करेगा, मतलब जितनी वोल्टेज, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओम्स के नियम के अकॉर्डिंग V प्रोपोर्शनल होता है I के, V प्रोपोर्शनल I, V = आप लिखते हो IR, मतलब ओम्स के नियम ने ये जरूर बता दिया कि जितनी वोल्टेज उतना करंट। लेकिन उन्होंने ये भी तो बताया था कि वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हो, और वो रेजिस्टेंस क्या करता है, उस करंट की वैल्यू को जरूर कम करता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि 5 वोल्ट आपने पावर सप्लाई, मतलब कि 5 वोल्टेज का सेल कनेक्ट किया है तो 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ये नहीं हो सकता। हाँ, इतना हो सकता है कि 5 वोल्ट की पावर सप्लाई कनेक्ट की है तो जो करंट होगा वो 4.9 या 4.8 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आपने कनेक्ट किया वो इस टाइप से चली। अब दोनों सेम कला में है, ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी, तो क्या होगा, जो करंट चलेगा, कला मतलब ये लो, मतलब कि ये इस कला में चलेगा, दिख रहा है, ये ऐसे चलेगा, मतलब ओमेगा टी और ओमेगा टी सेम है तो ये ऐसे चलेगा, सही है। मतलब कि यहाँ पर ये देखो सेम कला है, वैल्यू कम ज़्यादा है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये देखो यहाँ पे आई नोट है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, ये जो इतनी कम हुई वो रेजिस्टेंस की वजह से हुई, ये इतनी कम हुई वो रेजिस्टेंस की वजह से हुई। यहाँ पर ये वी नोट की वैल्यू है मैक्सिमम, ये आई नोट की वैल्यू है मैक्सिमम, सही है। तो ये सेम कला में है, इसको टाइम के अकॉर्डिंग आपने जो प्लॉट ड्रॉ किया है वो इस टाइप से होता है, वोल्टेज के लिए भी और करंट के लिए भी। ये वोल्टेज का है V = V नोट साइन ओमेगा टी, इसको शो करें तो V = V नोट साइन ओमेगा टी, और ये I = I नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर मान लो कि जैसे आपने पावर सप्लाई कनेक्ट की है V = V नोट साइन ओमेगा टी, और आपका जो करंट है वो इस टाइप से आ गया, I = I नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ गया, मान लो कि प्लस थोड़ा आगे है, ठीक है। इसको किस प्रकार शो करेंगे, ये है टाइम, सही है। वोल्टेज कनेक्ट की, वोल्टेज कुछ इस टाइप से चलेगी, इतना बहुत है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, सही है। ये है V = ये V नोट है, यहाँ पे भी ये V नोट मैक्सिमम वैल्यू, प्लॉट किसका है, I = I नोट साइन ओमेगा टी, सही है, ठीक है। अब अगर बात करूँ इसके I = I नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई की, तो अपन ये जानते हैं कि ये टाइम का प्लॉट है और ये ओमेगा टी एक प्रकार से क्या है, ओमेगा टी। मान लो कि जैसे ये आवर्ती फलन है, ये ओमेगा कोणीय वेग से चलता है, तो थीटा ये थीटा को आपने क्या लिखा, ओमेगा टी लिखा, एक प्रकार से एंगल ही है ये, सही है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा को लिखा आपने ओमेगा टी। तो मैं एक बार के लिए मानूँ तो याद हो तो अपन ने यहाँ पे π/2 भी तो किया था, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 2π, सही है। मतलब कि ये एक प्रकार से थीटा का भी तो प्लॉट है, टाइम का तो है लेकिन थीटा का मान सकते हैं एक प्रकार के लिए। तो ये ओमेगा टी है, यहाँ पे 0 है, मतलब कि 0 से π/2 यहाँ तक बढ़ाइए, यहाँ पे ये पीछे की ओर, मतलब अगर पीछे बढ़ाते हो तो ये इधर -π/2 माइनस का पाई, ये ऐसे चलता है, ठीक है। तो आपने वो इसने ये बोला कि प्लस फाई, अब फाई कितना भी हो सकता है, फाई 0 से तो ज़्यादा ही होगा, नॉर्मल सी बात है, कितना भी हो सकता है। मान लो कि 90 से कम है एक बार के लिए, तो क्या होता है प्लस का फाई, तो प्लस ये यहाँ पे अगर 0 है तो प्लस थोड़ा आगे ही होगा, तो प्लस अगर आगे होगा तो जो करंट है वो आगे चल रहा है वोल्टेज से। तो अगर इसका प्लॉट ड्रॉ करते हैं, मान लो कि यहाँ पर फाई है इतना, ये फाई है, तो यहाँ से क्या होगा, ये स्टार्ट होगा और ये ऐसे कुछ इस टाइप से चलेगा, ये फाई कला कोण आगे,
सही है। तो यहाँ पर ये वैल्यू इसकी आई नोट क्या है, मैक्सिमम, यहाँ पे भी क्या है इसकी आई नोट मैक्सिमम, और ये प्लॉट किसका है, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस का फाई आ गया, मतलब फाई कलाकोण आगे है। अगर ऐसे बोल दे कि ओमेगा टी माइनस फाई, तो माइनस फाई है तो माइनस इधर की ओर चल रहे हैं, तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये यहाँ से निकलेगा, तो फाई कलाकोण पीछे है या नहीं है, फाई कलाकोण पीछे है। समझे नहीं समझे? ठीक है। इस टाइप से अपन क्या करेंगे, इसको टाइम के प्लॉट के अंदर इसको शो करने वाले हैं। ठीक है, ये फेजर डायग्राम और टाइम के अकॉर्डिंग अपन इसको शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका जो बेस था फेजर का वो क्लियर होता है। अब अपन बात करते हैं, अगर एक प्रतिरोध किसी वोल्टेज सप्लाई के साथ जोड़ा गया है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। करें स्टार्ट। प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के प्रतिरोध की निर्भरता, मतलब कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत किस टाइप से निर्भर करता है, एक प्रतिरोध के ऊपर। ठीक है, ले लेते हैं एक प्रतिरोध, ये लो, कोई रेजिस्टेंस R है, इसके साथ में आपने एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स जोड़ा। ठीक है, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स है कितना, V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। सही है। ठीक है, जैसे ही कनेक्ट किया क्या फ्लो होगा, करंट। लेकिन अपन ये जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं क्या, कि अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स जोड़ा गया है तो करंट की डायरेक्शन को शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते करंट की इस डायरेक्शन को शो, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। डीसी पावर सप्लाई जोड़ते हो तो करंट शो करते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता है राउंड करके नेगेटिव प्लेट के अंदर, ये ऐसे राउंड करता रहता है, तो करंट की डायरेक्शन है। लेकिन एसी सप्लाई के अंदर सिर्फ एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन होता है मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे खड़े हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो सिर्फ एनर्जी को पास आउट कर रहे हैं, तो मतलब करंट की डायरेक्शन को शो नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कहना चाहे कि करंट फ्लो होगा, और वो करंट जब रेजिस्टेंस R के पास पहुँचेगा तो रेजिस्टेंस R के पास पहुँच के ये क्या करेगा, कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, क्योंकि करंट यहाँ से चला है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R के पास आएगा तो क्या करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत है कितना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। सही है, ये वोल्टेज जोड़ने पे करंट फ्लो हुआ, और करंट फ्लो होने से इस रेजिस्टेंस R के पास पहुंची, तो प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुई वो कितनी है, सिरों पर विभव पतन कितना है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। सही है, V इज इक्वल टू आई आर। ओम के नियम ने यही बताया था कि रेजिस्टेंस के सिरों पर इतनी वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो यहाँ से अगर देखा जाए दो टाइप से कर सकते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ वोल्टेज रूल, वोल्टेज यानी कि किरचॉफ का सेकंड नियम। कोई भी बैटरी कनेक्ट की नहीं की गई है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से चले IR, सही है, यहाँ पे वापस आए, प्लस टू माइनस क्या होगा, माइनस का V नोट साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0, यानी कि दोनों को बराबर करोगे, V नोट साइन ओमेगा टी इक्वल टू IR। इस टाइप से भी कर सकते हैं। रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से चले, ये एक लूप है, यहाँ से यहाँ चलोगे, करंट है, इसको शो नहीं कर रहे हैं। शो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ा गया है। करंट I है, I की डायरेक्शन में IR, यहाँ पे आए,
यहाँ से अगर प्लस माइनस इसको ले रहे हो सिर्फ समझने के लिए, बाकी अपने को पता है कि ये एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, तो यहाँ से यहाँ चले, उसके बाद में यहाँ से यहाँ करंट की डायरेक्शन में है, सही है। यहाँ से यहाँ आते हो तो क्या होगा, माइनस का v, और v कितना है, v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, तो इक्वल टू बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बराबर 0, और ये वी नोट साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, ये KVL से लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ये दोनों एक बार से देखा जाए तो ये पैरेलल में है, और जितनी वोल्टेज ये होगी उतनी वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगी, और पैरेलल के अंदर समांतर क्रम के अंदर वोल्टेज क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो वोल्टेज इक्वल रहती है तो यहाँ से क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग KVL ले लो अपना, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज रूल KVL, सही है, ठीक है। यहाँ से चले I R डायरेक्शन में है, यहाँ से माइनस से प्लस चलते हैं, ये सेल है, और सेल के लिए आप बराबर लिखते हो, माइनस से प्लस क्या है, पॉजिटिव, और है कितना, वी नोट साइन ओमेगा टी, सही है, ठीक है। तो यहाँ से इसको इधर लेके जाते हो, I इक्वल टू वी नोट अपॉन में R साइन ओमेगा टी, क्लियर है क्या, वी नोट अपॉन में R, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट, और ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, तो या वहाँ पे भी क्या है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ये लो वोल्टेज लेके चले थे और करंट कितनी आ गई, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, मतलब रेजिस्टेंस जोड़ने पर वोल्टेज और करंट दोनों क्या रहते हैं, सेम फेज में रहते हैं। तो सेम फेज में रहेंगे तो इसका क्या करेंगे, फेजर आरेख बनाएंगे, और क्या करेंगे, इसका टाइम के अकॉर्डिंग इसको प्लॉट में शो करेंगे। तो फेजर आरेख क्या बनेगा इसका, ये लो एक्स अक्स, ये वाई अक्स, ये है फेजर आरेख, फेजर आरेख एक्स एक्स वाई एक्स। वोल्टेज कितनी है, V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ये लो V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये लो V नोट, ठीक है। यहाँ तक मेन वोल्टेज एक्स एक्स के साथ ओमेगा टी एंगल बना रही है, सही है यहाँ तक, ठीक है। करंट कितना आया, सेम फेज में आई, सेम कला में ओमेगा टी, मतलब जैसी वोल्टेज वैसा करंट, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। तो सेम फेज में ओमेगा टी, तो ये लो ओमेगा टी एक्स अक्स से, ये लो यहाँ पे आई, ठीक है, और आई भी कितना, आई नोट साइन ओमेगा टी, ये लो आई नोट। अगर इसको राउंड करना है तो राउंड कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक ठीक है। ये तो होता है इसका फेजर आरेख। बात करते हैं टाइम के साथ इसका प्लॉट की, ठीक है। ये लो टाइम, वोल्टेज लेके चले थे, वोल्टेज कुछ इस टाइप से चल रही थी, सही है। ये लो वी नोट यहाँ तक, यहाँ पे भी वी नोट मैक्सिमम, वी नोट V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई। टाइम के लिए अगर लिखो तो T बाई 4, T बाई 2, 3T बाई 4 और T, ठीक है। टाइम और दोनों लिखते हैं एंगल। अब अपन जानते हैं कि जो करंट आया वो भी सेम कला में है, सेम कला में है, लेकिन वैल्यू कम है, तो ये लो सेम कला में है यहाँ पे, ये इसकी आई नोट मैक्सिमम वैल्यू, ये भी आई नोट मैक्सिमम वैल्यू। किसका प्लॉट है ये, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी का, ठीक है। यहाँ से ठीक है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसका टाइम के अकॉर्डिंग प्लॉट है, ये इसका फेजर आरेख है, ठीक है। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट, मतलब कि जो रेजिस्टेंस है उसका फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, उसका प्लॉट पूछा जाता है कई बार।
इसको रेस कर रहा हूँ। प्रतिरोध की आवृत्ति पर निर्भरता, क्या बात है। आवृत्ति के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या प्रतिरोध का? अभी तक तो अपन ने ऐसा कोई फॉर्मूला देखा नहीं है जिसके अंदर आवृत्ति और रेजिस्टेंस दोनों सेम हो, या मान लो कि आवृत्ति के फॉर्मूले में रेजिस्टेंस आ गया हो या रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में आवृत्ति आ गई हो, मतलब कि आवृत्ति के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वैसे भी ये सेम कला में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर सोच के देखें कि अपने घर के अंदर आती है जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्टेज है, 220 वोल्टेज और 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, 60 हर्ट्ज का मतलब 60 राउंड करती है, सही है। और अभी अभी अपन ने देखा कि दोनों सेम कला में चलती है। सेम कला में मतलब कि 60 चक्कर ये करेगी तो 60 ही ये करेगी, 60 चक्कर ये करेगी, ये एक चक्कर है यहाँ पे। तो जो पावर सप्लाई आपके घर में आ रही है वो 60 राउंड कर रही है एक सेकंड के अंदर, और करंट भी देखा जाए तो सेम फेज में है, तो ये भी क्या कर रही है, 60 राउंड कर रही है। मतलब कि आवृत्ति के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आवृत्ति कांस्टेंट है। तो उसके लिए अगर आप ग्राफ बनाओगे फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस के बीच में, तो ये लो F, ये लो R, ये कांस्टेंट, सही है। आवृत्ति क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद में जिस सर्किट के अंदर आपने वोल्टेज जोड़ी और आपका करंट आया, तो करंट भी है वोल्टेज भी है, तो पूरे के पूरे परिपथ की शक्ति कुछ लॉस होगी या नहीं होगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। शक्ति क्षय, पावर लॉस, पावर लॉस। वैसे तो पावर का फॉर्मूला अपन सभी जानते हैं, वी आई होता है। आपने जो वोल्टेज कनेक्ट की V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी थी, करंट जितना आया I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, दोनों सेम फेज में आए थे, ठीक है। सेम फेज में आए, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2, V और I का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं, P इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी डॉट आई नोट साइन ओमेगा टी, सही है, सही है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा वी नोट आई नोट साइन, एक मिनट, हाँ, ये साइन और साइन क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी। पी इक्वल टू वी नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अपने को क्या चाहिए, शक्ति क्षय चाहिए, और शक्ति क्षय निकालना है अपने को, मतलब कि 0 से t तक जितने भी निकालना है, क्या निकालेंगे, इसका एवरेज। तो इसका क्या कर दें, एवरेज कर दें। एवरेज के लिए पी एवरेज इक्वल टू वी नोट आई नोट, दोनों कांस्टेंट है, इसका एवरेज नहीं हो सकता। ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में फंक्शन पड़ा है टाइम का, तो ये लो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये है एवरेज का सिंबल, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अपने को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो यहाँ से पी एवरेज इक्वल टू वी नोट आई नोट पड़ा रहने दो, साइन स्क्वायर एवरेज का फॉर्मूला अपने को पता है, क्या होता है, 0 से t, जहाँ तक निकालना है 0 से t फंक्शन dt अपॉन में 0 से t dt, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2, एग्री करते हो। फॉर्मूला साइन 2 थीटा का क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे रखा, इसका एवरेज निकालना है, पी एवरेज इक्वल टू वी नोट आई नोट, 2 को बाहर ले आओ, कांस्टेंट है, एवरेज 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, 1 का नहीं होता है, ये भी बाहर, मतलब बाहर, या यूँ समझो
इसको अलग अलग करोगे, 1 का नहीं होगा, 1 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस 2 ओमेगा टी, कोस 2 ओमेगा टी, इसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला अपने को पता है, अगर निकालोगे तो एवरेज इसका 0 आने वाला है। बचा खुचा 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पी एवरेज इक्वल टू वी नोट आई नोट अपॉन में 2, अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, पी एवरेज इक्वल टू वी नोट अपॉन में √2, और इसको क्या लिख सकते हो, आई नोट अपॉन में √2। ठीक है, ये क्या बनता है, वी नोट अपॉन में √2, मैक्सिमम का 1/√2 मल्टीपल में क्या होता है, RMS वैल्यू, तो ये VRMS इंटू में IRMS, मतलब कि जितनी शक्ति लॉस होगी वो इस फॉर्म में होगी, P एवरेज इक्वल टू VRMS इंटू में IRMS। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका प्रतिरोध जब किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा गया है तो उसका फेजर आरेख क्या होगा, सेम कला में चलेंगे दोनों, टाइम के साथ इसका प्लॉट वो भी सेम कला में चलेंगे, और जो शक्ति लॉस होगी वो कितनी होगी, VRMS और IRMS यानी कि जो इनका वर्ग माध्यम मूलमान है उनके मल्टीपल के फॉर्म में होगी। आवर्ती के साथ अगर इसके प्लॉट की बात करें तो आवर्ती के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता रेजिस्टेंस, मतलब आवर्ती क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये प्लॉट पूछ लेता है कई बार एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो कंप्लीट मेथड है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, मज़े में रहिए, मस्त रहिए, और ये लेक्चर आज का यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।